ज़रूरियात हर साल के साथ बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ माली साल 2022 में 153.8 टेरावाट घंटे बिजली इस्तेमाल की गई, जो सबसे ज़्यादा तलब के साथ 27 गीगावाट रही। आइंदा 10 सालों में बिजली की तलब में 50% इजाफा मुतवक्के है। बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को मज़ीद पावर प्लांट्स और डैमों को ग्रिड से मुंसलिक करना होगा। पाकिस्तान में नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी इस बात की जिम्मेदार है कि कौन से प्लांट्स कब तामीर किए जाएंगे। वो प्लेक्सोस नामी जदीद पावर सेक्टर मॉडलिंग टूल का इस्तेमाल करते हुए सालाना मंसूबा तैयार करते हैं, जिसे इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान कहा जाता है। नवंबर 2022 के मंजूर शुदा मंसूबे के मुताबिक पाकिस्तान में अगले 10 सालों में तकरीबन 30 गीगावाट के नए पावर प्लांट्स और डैम बनाए जाएंगे, जो ग्रिड में शामिल होंगे। इस मकसद के लिए तकरीबन 30 से 40 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी दरकार है, जिसकी लागत को मौसर मनसूबाबंदी से मजीद कम किया जा सकता है। पर सवाल ये होता है कि यह होगा कैसे। इसी सिलसिले में रिन्यूएबल्स फर्स्ट और प्राइड नामी इदारे ने एक मुश्तरका तहकीक की है, जिसमें उन्होंने इसी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए ये बताया है कि बेहतर मनसूबाबंदी से हम आने वाले 10 सालों में 8 से 12 बिलियन डॉलर, जो पाकिस्तानी 300 अरब रुपए बनते हैं, उसे डैम और नए पावर प्लांट्स की तामीर में बचा सकते हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि किस तरह बिजली की पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई दीगर ईंधन से बेहतर है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिन्यूएबल्स फर्स्ट के ज़िशान अशफाक साहब। बहुत शुक्रिया ज़िशान साहब आपके वक्त का, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरह से मुल्क में इस वक्त बिजली की तलब और रसद में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, तकरीबन 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त हो रही है, ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, नेशनल पावर प्लान क्यों ज़रूरी हो गया है? बहुत शुक्रिया वैस फॉर हैविंग मी। इससे पहले कि हम इस चीज़ पे बात करें कि नेशनल जो पावर प्लान है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उससे पहले हम जो बिजली के शोबे को जो मसाइल दरपेश हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो उसके बाद हम इस जो मनसूबाबंदी है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को जो सबसे बड़ा मसला है वो सर्कुलर डेट का है, जो कि अभी इस साल तकरीबन 2600 अरब रुपए के करीब पहुंच चुका है, और जो हमारा वो 45% है टैक्स जीडीपी का, और ये 10% के हिसाब से सालाना बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है और ये फाइनेंशियली अनस्टेबल कर रहा है और फ्यूचर में बिल्कुल जो है वो पावर सेक्टर की तबाही का बायस बन सकता है। दूसरा बड़ा मसला हम जो आजकल जो हमें दरपेश है वो बिजली की कीमतों का बहुत ज़्यादा इजाफ़ा पिछले 1-2 सालों में हम अक्सर देखते हैं कि पिछले छमाही में या हर 2-3 महीने बाद बिजली की जो कीमत है उसमें इजाफ़ा कर दिया जाता है। उसके बहुत से मुहर्रिकात हैं, लेकिन सबसे बुनियादी उसका जो मसला है वो इम्पोर्टेड फ्यूल पे रिलायंस है, क्योंकि आप वो डॉलर्स में पे करके अपने जो यहाँ पे फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, और ज़ाहिरी बात है डॉलर में ही आपको वो पे करना पड़ता है वापस। लेकिन यहाँ पे हमारी जो कलेक्शन है वो रुपीज़ में है, और हमारा जो बेसिकली रुपी है वो डिवैल्यू हो रहा है काफ़ी पिछले 2-3 साल से। तो उससे ज़ाहिरी बात है बिजली की कीमतें जो हैं वो लगातार इजाफ़ा होता जाता है। उसके बाद जो बुनियादी मसला वो ये है कि पिछले साल की निस्बत ड्यू टू स्लो इकनॉमिक ग्रोथ हमारी जो बिजली की पैदावार है उसमें कोई 23% के करीब कमी आई है मई के महीने में। तो उससे होता ये है कि जो आपने कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में जो बिजली के कारखाने हैं बिजली पैदा करने के, उनको पेमेंट्स करनी होती हैं, चाहे वो आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। इसके अलावा जो बड़ा मसला है वो है जो फॉरेक्स ड्रेन का। हम ज़्यादातर जो अपनी एनर्जी का इन्हसार हमारा एनर्जी इंपोर्ट्स पे है, तकरीबन जो कोई 50% जो प्राइमरी एनर्जी सप्लाई है उसका 50% बनता है, और जो बिजली का शोबा है उसमें तकरीबन जो
40 से 45% सही। हमारे जो बिजली के कारखाने हैं वो इंपोर्टेड फ्यूल पे चलते हैं। तो इस अच्छा ज़ीशान सारे साहब, आप इन क्या मसाइल समझते को हैं, हल जिस तरह करने से के आप लिए बता रहे हैं कि जी हमारा एनर्जी का जो दारोमदार है वो इंपोर्टेड फ्यूल पर है और ज़ाहिर है ये सस्टेनेबल नज़र नहीं आ रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व्स की कमी है और एक कैपेसिटी का भी इशू है कि हमारे यहाँ सर्कुलर डेट बहुत बड़ा हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं, मौजूदा बिजली के बहरान का माजी की मनसूबाबंदी से कोई ताल्लुक़ है? इसका बिल्कुल ताल्लुक़ है और मनसूबाबंदी ज़रूरी इस वजह से है कि जैसे जो मसाइल मैंने यहाँ पे गोश गुजार किए, ये मसाइल मनसूबाबंदी के साथ ही हल हो सकते हैं, क्योंकि मनसूबाबंदी से आप फ्यूचर की मंजरकशी कर सकते हैं और उन मंजरनामों की बुनियाद पे आप अपना जो पावर सिस्टम है उसे प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है अपने रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं कि आपको जो मुस्तकबिल में किस किस्म के मसाइल हो सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रायोरिटीज़ उस तरह सेट करें। और उसके अलावा आप अपना जो बेसिकली सॉल्यूशंस हैं, जो आपके मसाइल हैं, उनको आप देख सकते हैं कि कैसे उन्हें हल किया जा सकता है। और जो मौजूदा बहरान है उसका बिल्कुल मनसूबा साजी से ताल्लुक़ इस तरह से है कि हमने जो महंगे इंपोर्टेड फ्यूल पे जो चलने वाले बिजली के कारखाने लगाए, स्पेशली पिछले कोई 6 से 8 सालों में, उसकी वजह से हमारी कैपेसिटी पेमेंट में काफ़ी इजाफा हुआ और उसके साथ साथ वो जो ईंधन हमें करना पड़ता है उसकी वजह से हमें ज़ाहिरी बात है बाहर डॉलर्स बेचने पड़ते हैं और उसी तरह से वो कीमतों में भी बिजली के इजाफा होता जाता है। तो इसका बिल्कुल काफ़ी डीप कनेक्शन है जो हमारी। अच्छा, दूसरी जानिब ज़ीशान साहब, आप क्या समझते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमारा इतना ज़्यादा इन्हिसार है वो माहौलियाती तब्दीलियों का भी बायस बन रहा है और हमारी मईशत भी ऐसी नहीं है कि हम उसे सस्टेन कर सकें। तो इस सूरत में नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को जो मौजूदा प्लान के साथ आप क्या समझते हैं किन मसाइल का सामना है? सबसे पहले तो जो मौजूदा प्लान है जिसे इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान का, ये नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने 3 साल कबल सबसे पहला ये प्लान दिया था। ये कोई 15 साल के डिले से ये प्लान सामने आया, जो कि 2021 से 15 साल पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन अच्छी बात ये है कि NTDC ने ख़ुद से एक प्लेक्सोस जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर है उस पर इसको मॉडल किया, जो फ्यूचर एक्सपेंशन है जनरेशन कैपेसिटी की। लेकिन अब उसका तीसरी इटरेशन चल रही है, लेकिन उसमें भी काफ़ी मसाइल हैं जिन्हें ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसमें जो डेटा की इनपुट्स हैं उसको लेके काफ़ी सवालात हैं और उसमें जो कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट का डेटा उसमें डाला गया है वो समहाउ अंडर रिप्रेजेंटेड है और उसमें कुछ मसाइल हैं। और उसके अलावा जो हमारा लोकल कोल है उसकी कॉस्ट को लेके भी उसमें मसाइल हैं। इसके अलावा जो आर्बिट्रेरी कंस्ट्रेंट्स लगाई गई हैं रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली विंड और सोलर की, उसमें इंडक्शन को लेके, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। और जो तीसरा मसला ये है कि ये कुछ जो प्रोजेक्ट्स जिन्हें कमिटेड की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है, जो कि जिन्हें बेसिकली लीज कॉस्ट प्रिंसिपल पे परखा नहीं गया, जो कि उस प्लान के तहत आगे लगेंगे, तो मेरे ख्याल में उससे ये है कि हम जो लीज कॉस्ट प्रिंसिपल है जिसकी बुनियाद पे ये मॉडल बनना चाहिए था उससे हम हट गए हैं। तो ये चंद तो ज़ीशान साहब, आप प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं जो NTDC को दरपेश हैं। दूसरी जानिब अगर अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज की बात की जाए, ज़ाहिर है वो बहुत ज़रूरी हो गए हैं मौजूदा हालात के अंदर। तो बिजली की पैदावार के लिए हवा और शमसी तवानाई या जो टेक्नोलॉजी है उसकी कितनी ज़रूरत अब मौजूद है, आप क्या समझते हैं? देखें जी, हमारी जो सबसे पहले ही रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी आई वो 2006 में आई और अब तकरीबन कोई 17-18 साल के करीब हो चुके हैं। हम अभी तक जो काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए हैं उनसे सिर्फ
2600-2700 मेगावाट के करीब बिजली हासिल कर सके हैं, जो कि एक रिफ्लेक्टिव नहीं है जिस तरह से हमें आगे इस चीज़ को लेके जाना चाहिए था, या बिजली का बहरान जिस तरह हमें दरपेश रहा उसके मुताबिक अगर हम प्रॉपर मनसूबाबंदी करते तो ये आगे बढ़ सकता था ये शेयर। इस वक्त देखने की बात यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो विंड और सोलर है वो सबसे सस्ती बिजली है, जो नई बिजली जिस इन टेक्नोलॉजी से पैदा की जा सके। इसके साथ साथ ये माहौल दोस्त है, और ज़ाहिरी बात है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही अफोर्डेबिलिटी का है, तो हमें आगे विंड और सोलर पर रिलाई करना होगा, और उसकी जो फ्यूचर में हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी मिक्स है उसमें विंड और सोलर का जितना इजाफा होगा उतनी हमारी जो कीमतें हैं बिजली की उनमें कमी आ सकेगी। तो आप अल्टरनेट रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं ज़ीशान साहब, आपका इदारा है रिन्यूएबल्स फर्स्ट, और प्राइड की तहकीक के भी नताइज कुछ सामने आए हैं, उससे मुतालिक हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हमारे रिसर्चर्स ने एक स्टडी की है, उसमें हमने जिस तरह से NTDC ने प्लेक्सोस पे मॉडलिंग की जो पाकिस्तान की जो आगे एनर्जी कैपेसिटी एक्सपेंशन है, तो उसी तरह से हमारे जो दोनों इदारे हैं रिन्यूएबल्स फर्स्ट और प्राइड के रिसर्चर्स ने इस पे काम किया। तो जो NTDC का बेसिकली प्लान है उस पर वो कुछ 30% तक 2031 तक उनके प्लान में ऑप्टिमाइज़ हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर, जबकि हमारा जो प्लान है उसमें कोई 35% तक उसका शेयर ऑप्टिमाइज़ हुआ है। उसके अलावा जो NTDC का मंसूबा है वो कोई 58 बेसिकली वो को 53 बिलियन US के करीब जो कीमत है आगे जो भी प्रोजेक्ट्स या कारखाने लगेंगे उनकी बताता है। लेकिन उस को लेके कुछ मसाइल हैं, क्योंकि उसमें जो कमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट शामिल नहीं है। तो जो हमारा प्लान है उसमें या हमारा मॉडल है उसमें कोई 108 अरब डॉलर के करीब उसकी कीमत बनती है जो बिजली के कारखाने आगे लगेंगे। उसमें कैपेसिटी पेमेंट्स और जो ईंधन की जो कीमत है वो भी शामिल है। और हमारे वाला जो मॉडल है वो जो लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट उसने भी एक इसी किस्म की एक्सरसाइज की तो उसके करीब तरीन है। और इसके अलावा अगर देखें तो हमारा हम देख सकते हैं कि अगर हम ये जो 30% शेयर अचीव नहीं कर पाते जो कि हम पिछले 3 साल से सोच रहे हैं, और हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है उसमें भी हमने एक टारगेट रखा हुआ है 30% का 2030 तक। अगर हम उसे अचीव नहीं कर पाते और हम सिर्फ 10% तक अचीव कर पाते हैं तो उससे हमें कोई तकरीबन एडिशनल 2.2 जो बिलियन US हैं वो हमें ज़ाहिरी बात है वो पे करने पड़ेंगे। और इसी तरह अगर ये है अगर जो एडिशनल विंड और सोलर की बजाय अगर आप हाइड्रो के साथ अगर उसकी बजाय हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स लगें तो इस तरह से अगर इंपोर्टेड फ्यूल पे ये प्लांट्स लगें तो हमें कोई 3.5 बिलियन US इजाफी रकम जो है अदा करना होगी। 2030 तक अगर 10% तक रहता है विंड और सोलर का शेयर और हम 30% अचीव नहीं कर सके तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे तो ज़ीशान साहब यानी अगर हम अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज पर जाएं फॉसिल फ्यूल के अलावा तो अरबों डॉलर्स की पाकिस्तान बचत कर सकता है। आपसे आखिर में ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह बिजली की पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई दीगर ईंधन से बेहतर है, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल और दीगर जो रिसोर्सेज हैं उनसे बेहतर है। सबसे पहली बात तो ये एक माहौल दोस्त एनर्जी है। जैसा कि ग्लोबली हम ग्लोबल वार्मिंग को देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं जिससे हमारे पिछले साल फ्लड्स आए, ये सारे या अभी हम हीट वेव्स देख रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड किस्म की, ये सारा ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। और हमें ग्लोबल लेवल पे काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए जो हैं उनकी तरफ जाना होगा। और पाकिस्तान ज़ाहिरी बात है इस दुनिया में
एक मुल्क है, तो हमें ख़ुद से इस डायरेक्शन में जाना होगा। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो विंड और सोलर हैं वो तकरीबन सस्ते तरीन नए बिजली के मंसूबे हो सकते हैं, क्योंकि जो विंड और सोलर की मजमूई कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, वो इंपोर्टेड फ्यूल्स पे चलने वाले जो LNG और इंपोर्टेड कोल पे चलने वाले प्लांट्स हैं उनकी फ्यूल कॉस्ट से भी कम है। और इसके अलावा इसकी अपफ्रंट कॉस्ट है, जिसमें ज़ाहिरी बात है आपको रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में आपको ईंधन की मद में ऐसा आपका फॉरेक्स ड्रेन नहीं है। तो आप अपना, और ये है भी इंडिजिनस सोर्सेस विंड और सोलर, तो इस पे आप रिलाय करके अपना जो बिजली का बुखरान है उसे ओवरकम कर सकते हैं और आगे अपने जो सारिफीन हैं उनके लिए बिजली सस्ती भी कर सकते हैं और एक फ्लेक्सिबल ग्रिड फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं। तो यानी अगर पाकिस्तान ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज पर जाता है तो पाकिस्तान में न सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर बचेंगे, बल्कि जो लोड शेडिंग है और साथ ही साथ जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर रोनुमा हो रही हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमें रिन्यूएबल्स फर्स्ट के ज़िशान अशफाक ने ज्वाइन किया था। आपका बहुत शुक्रिया।